हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज हम ना एनसीईआरटी जो क्लास हम 6 की कवर कर रहे हैं उसका तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसे आज हम पढ़ेंगे। उसका नाम है चैप्टर का भोजन संग्रह से उत्पादन तक। जो हमारे चैप्टर का नाम है वो भोजन के संग्रह, मतलब उसको उस भोजन को संग्रहित करना है, जो कि हमारे प्रारंभिक मानव था उसने उन्हें की दो नामों से भी पुकारा जाता था, शिकारी और खाद्य संग्रह, मतलब भोजन का संग्रह करने वाला। अब हम संग्रह से उत्पादक तक, मतलब संग्रह तो कर लिया, उससे उत्पादक तक, उसके द्वारा नए भोजन को बनाने तक अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो गाइस, इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है उसमें एक लड़की दी गई है जो भोजन कर रही थी, जिसका नाम है नेनुआ। जो तो नैनो अपना आज पसंदीदा खाना खा रही थी, चावल, स्क्वॉक्स, कद्दू, बीन्स और गोश्त। जो स्क्वॉश था वो और कद्दू और बीन्स जो थे उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े पर उपजाए हुए थे। मतलब उनकी नानी ने अपने घर के पीछे एक बगीचा बनाया हुआ था। पिछवाड़े को गांव साइड, इधर के साइड पिछवाड़ा जो कहते हैं वो घर के पीछे की साइड को हम वो पिछवाड़ा बोला करते हैं। खाते खाते नैनुओं को अपने पिछले दिनों की याद आती है। वो अपने स्कूल की तरफ से एक जर्नी पर गई थी, मतलब एक टूर पर गई थी, जहाँ पर मध्य प्रदेश में उसने खाना खाया था और वो बहुत ज़्यादा मसालेदार था। हमने जो ये लड़की है वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों था। आइए हम जानते हैं। जो हम तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न प्रकार के भोजन। सो गाइस, हम पढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। तो इसमें जो दे रखा है इस टॉपिक में कि आज जो हम भोजन मिलता है, आज जो हमें भोजन मिलता है वो अधिकांश किसी क्षेत्र में उगाई गई फसल के द्वारा या हमारे द्वारा पाले गए पशु के द्वारा मिलता है। अब देखिए, विभिन्न विभिन्न जो अलग अलग फसलें होती हैं उन्हें उगाने के लिए अलग अलग वातावरण, अलग अलग चीज़ों की नीड होती है, अलग अलग जलवायु की नीड होती है। जैसे कि हमें धान की जो खेती, जो चावल की खेती होती है, उसकी अपेक्षा गेहूँ और जौ में कम पानी दिया जाता है और धान की खेती को ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। सो गाइस, इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारा फार्मर होता है उसे कोई अलग फसल उगाने के लिए अलग क्षेत्र या अलग अलग खेत की ज़रूरत पड़ती है, और किसी दूसरी फसल उगाने के लिए अलग क्षेत्र की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश है, इसमें गन्ने की फसल ज़्यादा उगाई जाती है, और जो हमारा पंजाब है इसमें हमारे गेहूं की फसल ज़्यादा उगाई जाती है। तो इसी तरह जो हमारा फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, वो विशेष फसल के लिए विशेष क्षेत्र की आवश्यकता होती है। और इतना ही नहीं, पशुओं को भी अब उनके अनुकूल जो वातावरण होता है या जलवायु होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जो आपने देखा होगा सूखी और पहाड़ी जलवायु में जो जानवर होते हैं वो भेड़ या बकरी की तुलना में बहुत सहजपूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसे कि हमने अध्याय 2 में हम पढ़कर आए हैं कि जो हमारे पुरुष और स्त्री होती थी वो अपना भोजन जो उत्पादन हमेशा नहीं करते थे, वो दूसरी चीज़ों पर भी डिपेंड रहते थे। तो आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, खेती और पशुपालन की शुरुआत। सो गाइस, जैसे कि हमने अध्याय 2 में भी पढ़ा था कि जो दुनिया की जो जलवायु है वो बदलती रही है, और इसके साथ हमने जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, जिनका जो आरंभिक मानव था वो भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है, उनमें भी बदलाव आता रहा है। और कुछ बातों को ध्यान भी देना चाहिए कि जैसे जो हम खाने के जो योग्य फल रहते थे, कंदमूल, जो आदि चीज़ें रहती थी, वो कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। जैसे कि बीज कैसे उपजता है और अपनी ठंडल से कैसे गिरकर टूटता है, और गिरे हुए बीजों का अंकुरण और उनसे पौधा निकलना आदि। और इसी तरह जो हमारा आरंभिक मानव था वह कृषक बनने की तरफ बढ़ता रहा। मतलब उसने एक कदम उठाया, जैसे कि बीज कैसे मिलते हैं, कैसे टूटकर गिरता है, अंकुरण कैसे होता है, पौधा कैसे निकलता है, और इसी तरह उसने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी। और जो हमारे चिड़िया और आदि चीज़ें थी, जानवर थी, जिसे उसने पालतू बनाना शुरू कर दिया था, उनकी देखभाल करनी शुरू कर दी थी, सुरक्षा भी करने लगा, ताकि वो उनकी जो संख्या है वो बढ़ सके या बीज पक सके। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर अध्याय में पढ़ा था कि जो आरंभिक मानव था उसने जो प्राकृतिक रूप से गेहूँ और जो उपजे थे उन्हें इकट्ठा करना और बटोरना सीख लिया था, और इसी तरह वो धीरे धीरे कृषक
बनने लगा। तो आइए हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सो गाइस, जो हमारा आरंभिक मानव था पशुपालक कैसे बना होगा। जो हमारा आरंभिक मानव था उसने अपने घर के आगे घास रख दिया होगा, जिससे जो पालतू जानवर है उन्हें आकर्षित किया होगा कि वो आए होंगे और उन्हें अपने साथ रखने लग गया होगा। और एक जंगली जानवर, कुत्ते को भी हम मान लेते जंगली जानवर का पूर्वज था, उसे भी अपने पालतू बनाना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे जैसे हमारे गाय, बकरी, भेड़ जैसे जो जानवर थे वो जो हमारे आरंभिक मानव थे उनके घर के नज़दीक आने लगे थे। और ऐसे जानवर को उत्साहित करने के लिए उसने आकर्षक करने के लिए कुछ खाना आदि जो रखा होगा। और जो ये हमारे जानवर थे, गाय, बकरी, भेड़ आदि ये जो थे उसमें जो जानवर के झुंड में रहते थे और ये ज़्यादातर घास खाते थे। और जो जंगली जानवर थे अपना भोजन लेने के लिए इन पर आक्रमण कर देते थे। तो इनकी जो हमारा आरंभिक मानव था इनकी सुरक्षा भी करी और धीरे धीरे पशुपालक भी बनने लगा। तो आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बसाने की प्रक्रिया। लोग जो थे वो पौधे उगाने लगे थे, मतलब कृषक बनने लगे थे, पशुपालक भी बनने लगे थे। और इसी प्रक्रिया को जो कहा गया था वो बसाने की प्रक्रिया कहा गया था। जो बसाने की प्रक्रिया अपनाई गई थी हमारे आरंभिक मानव के द्वारा, वो ऐसे अपनाई गई थी कि जो अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। मतलब ऐसे जानवरों को हमारा आरंभिक मानव अपनाया करता था जो भी जंगली जानवर से भिन्न होते या जंगली पौधों से। मान लीजिए कि कोई खूंखार जानवर नहीं हुआ करता था जो कि उसे नुकसान पहुंचा दे, या जो ऐसे जानवर जो बीमार कम हो, तंदुरुस्त हो, मतलब सही हो, कम खाता हो, ज़्यादा भी नहीं। इसी तरह के उसने अपने जो उसके फ़ायदे के रहे होंगे उन्हीं लोगों को उसने पालतू बनाना शुरू कर दिया होगा। और जैसे कि बात कर लेते पौधे आदि की। जो पौधे हुआ करते थे वो आरंभिक मानव ऐसे पौधों का चयन किया करता था जिनके जो दाने हों बड़े अनाज पैदा करें और मजबूत ठंडल हो, जो पके हुए अनाज का बोझ सह सकें और भार को संभाल सके। और ऐसे बीजों को वो संभाल कर रखता था, उन्हें संग्रहित करता था ताकि फिर से उसी गुण के जो अनाज था वो उगाया जा सके। जैसे कि जानवरों में देख लेते हैं, उन्हीं जानवरों को प्रजनन के लिए अपनाया जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जो जानवर होते हैं वो कृषि के लिए अपनाए गए पौधे या जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। और मिसाल के तौर पर हम जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे देखते हैं। जैसे कि हमारा जो पालतू जानवर था वो आरंभिक मानव ने अपनी ज़रूरत के अनुसार ही चुना था ताकि उसे वो ज़्यादा चोट ना पहुंचा सके, ऐसा ही जो उस पर हमला ना कर दे, अहिंसक और जो बीमार ना हो। और जो ये जंगली जानवर थे और पालतू जानवर बनाए थे आरंभिक मानव, वो धीरे धीरे भिन्न होते चले क्योंकि वो इसी तरह जानवर लिया करता है जो उसके लिए सही हो। तो अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है एक नवीन जीवन शैली। तो आइए इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। सो गाइस, जैसे कि हम एक बीज बोते हैं तो उसमें हम पाएंगे कि उसमें उसे पौधा बनने में कुछ समय लगता है। जैसे कि किसी भी पौधे को आप बोएंगे उसमें कुछ महीने या साल लग सकते हैं उसे पौधा बनने में, या जिस ज़रूरत के अनुसार हम उगाते हैं उस ज़रूरत तक पहुंचने के लिए उसे कुछ वक्त लगता है। और उन्हीं पौधों की जो देखभाल के लिए हमारा आरंभिक मानव था उसे एक ही जगह पर बहुत दिनों तक रहना पड़ता था। और बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक, फसल पककर तैयार हो जाती थी, उसकी कटाई करने लेकर और उन्हें संग्रहित करने तक। और जैसे जानवरों और जो जानवर, चिड़िया आदि जो हमारे आरंभिक मानव ने पाल ली थी, जो पालतू बनाई थी, उनकी सुरक्षा के बहुत से काम शामिल हुआ करते थे। और कटाई के बाद अनाज को संभालना और उसका उपयोग करना भी हुआ करता था। जो हमारा आरंभिक मानव था वो गेहूं को बीज और अपने खाने के रूप में इस्तेमाल होने वाले भोजन दोनों ही रूप में बचाकर रखने भंडार करने के बारे में सोचने लगा था। और बहुत से इलाके में मिट्टी
के बड़े बड़े बर्तन, टोकरी बुनी गई या फिर ज़मीन में गड्ढे खोदकर हमारा जो अनाज था उसे संग्रहित किया गया। देखिए हम अनाज के जो उपयोग थे वो बहुत ही उसमें हो गए थे, बीज के रूप में भी, बीज के रूप में और खाद के रूप में या उपहार के रूप में। उस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं चलती थी जिससे कि हम किसी को उपहार दे सकें, या इस ज़माने में जो था वो कोई चीज़ आरंभिक मानव खरीदता था तो वो अनाज के बदले ही खरीदता था। अनाज जो था वो बहुत प्रीशियस बन गया था और भंडार के लिए भी अनाज का उपयोग किया जाता था। देखिए जो हमारे अनाज का जो संग्रह किया करते हैं वो केवल शिकारी जो और भोजन जो संग्रह करने वाले हैं वही संग्रह किया करते थे, इसलिए वही जो थे वो मिट्टी के बर्तन और टोकरियों का उपयोग किया करते थे। आइए हम अपने नेक्स्ट उस पर चलते हैं, टॉपिक पर, जिसका नाम है जानवर, चलते फिरते खाक भंडार। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में, पढ़ते हैं। देखिए जो हमारा टॉपिक दे रखा है जानवर चलते फिरते खाक भंडार, मतलब कि जो हमारे जानवर थे चलते फिरते खाक भंडार हो गए थे। ये कैसे हुआ था? जो हमारे जानवर थे उनका प्रजनन होने के बाद वो बच्चे देते थे, जिससे उनकी जो संख्या थी उसमें इजाफा होने लगा था, और उनकी जो अगर देखभाल की जाए तो उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और साथ ही उनसे दूध भी मिले प्राप्त होगा। और जो एक भोजन का बहुत अच्छा स्रोत है, दूध से हम बहुत सारा भोजन तैयार कर सकते हैं, विभिन्न विभिन्न चीज़ें बना सकते हैं। या यही नहीं कि जानवर जो था हम उसे मांस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते थे। इट्स मीन्स कहेगी जो हमारे जानवर थे वो चलते फिरते खाक भंडार हो गए थे। जो पशुपालन था भोजन के भंडार का एक तरीका भी था। जो हमारे जानवर हैं हम भोजन से अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें अब भी देते हैं, जैसे कि वो हम भेड़ के बालों से जो ऊन मिलती है उन भी प्राप्त करते हैं, और जो हमारे बैल वैल हुआ करते हैं उनसे हम बोझा भी ढोते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग हम जानवर का उपयोग करते हैं, जिससे हमारा काम आज भी थोड़ा सा आसान होता है। और भोजन के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें जानवरों से मिलती हैं। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आओ आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में पता करें। तो आइए पता करते हैं कि आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में। गाइस जैसे कि हमने दूसरे चैप्टर में मानचित्र देखा था, उसमें हमने देखा था कि एक नवपाषाण पूरा स्थल था, एक पूरा पाषाण पूरा स्थल था, आरंभिक नगर थे और प्राचीन गांव भी थे। और इसमें एक नीले वर्ग को जो थी एक बिंदु दर्शाती थी, जहाँ जो हमारे पुरातत्वविद थे उन्होंने पाया कि वहाँ पर शुरुआती जो हमारे कृषक और खाक संग्राहक शिकारी आदि हुआ करते थे। तो हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और ऐसे जो साक्ष्य हमारे पूरे भारत या उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, जो हमारा दक्षिण एशिया है, और जो इनमें से जो सबसे जरूरी क्षेत्र जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, जिसे हम आधुनिक कश्मीर भी कहते हैं, और पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में जो पुरा स्थल हैं ये कृषक और पशुपालक की बस्ती हुआ करती थी। यहाँ जो हमारे वैज्ञानिक हैं इन्होंने जांच की जिसमें खुदाई की गई कि और खुदाई में पौधे और पशुओं की हड्डी मिली, जिनके नमूने लिए गए और उन पर अध्ययन किया गया। और इनमें से बहुत ही रोचक बात थी कि जले हुए अनाज के दाने के अवशेष भी मिले थे, और ऐसा लगता था कि ये जलाए गए होंगे या किसी कारणवश से जल गए होंगे। और वैज्ञानिक जो ये अनाज के दाने इनकी आज भी पहचान कर सकते हैं। इसी तरह हमें पता चलता है कि जो हमारा उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी, और वैज्ञानिकों ने विभिन्न जो अलग अलग हड्डियाँ जानवर की हड्डियाँ उन्हें की भी पहचान कर ली है। आइए हमें ये टेबल दे रखा है, इसे पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है? नीचे की तालिका से तुम यह जान सकते हो कि कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिलते हैं। आइए जानते हैं। देखिए जो हमारा मेहरगढ़ है जो आज आधुनिक पाकिस्तान में है, जो आज पाकिस्तान में स्थित है, उसमें जो हमें अवशेष मिले हमें गेहूँ के, जौ के और भेड़, बकरी और मवेशी आदि के मिले हैं। देखिए जो हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि जो मेहरगढ़ की किरथर और सुलेमान पहाड़ी यहाँ पर सबसे पहले
गेहूँ और जो उगाई गई थी लगभग 8000 ईसा वर्ष पूर्व हमारे यहाँ पर खेती के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ के जो हमारे आरंभिक मानव था वह कुशल शिकारी और खाक संग्राहक हुआ करता था। अपने नेक्स्ट उस पर चलते हैं। जो हमारा कोल्डी हवा है जो आज आधुनिक उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ पर हमें चावल जानवर की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। जो हमारा महागढ़ है आधुनिक उत्तर प्रदेश में आता है, यहाँ पर भी हमें चावल और मवेशी जो जिनके मिट्टियों पर खुरों के निशान मिले हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर मवेशी भी हुआ करते थे। और हमारे जो आज आधुनिक कश्मीर है वहाँ पर मिले हैं साक्ष्य जिसका नाम है गुफरकाल। और यहाँ पर जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं हमें गेहूँ और दलहन मतलब दाल के जो हमें साक्ष्य मिले हैं। और हमें आज जो आधुनिक कश्मीर है उसमें एक जगह है बुरजाहोम, जहाँ पर हमें ये साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले? हमें गेहूँ के, दलहन के, कुत्ते, मवेशी, भैंस और भेड़ बकरी आदि के हमें साक्ष्य मिले हैं। और जो आज आधुनिक बिहार है चिरांद, जो आज आधुनिक बिहार के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी हमें साक्ष्य मिले हैं गेहूँ के, हरे चने के, जो के भैंस बैल आदि के। हल्लूर जो आधुनिक आंध्र प्रदेश के रूप में जाना जाता है, वो उसमें हमें साक्ष्य मिले हैं ज्वार बाजरा और मवेशियों के, भेड़ बकरी और सुअर आदि के। और हमें जो आज आधुनिक उत्तर प्रदेश है उसमें जगह है जिसका नाम है पय्यमपल्ली, जो आज हमारे आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर काय के साक्ष्य मिले थे? यहाँ पर हमें मिले थे काला चना, ज्वार और बाजरा, मवेशी, भेड़ आदि के जो थे हमें साक्ष्य मिले थे। और इन्हीं जगहों पर हमें अनाज तथा हड्डियों के अवशेष नहीं मिले। इससे अलग भी बहुत सारी जगहें हैं। ये तो इनमें से सिर्फ कुछ ही जगह हमें जो दे रखी हैं, वो थोड़ी सी जगह हैं जो हमें इस टेबल में दे रखी हैं। उन्हें बहुत सारी जगहों पर जो हमारे हड्डी आदि के साक्ष्य मिले हैं। तो हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है स्थायी जीवन की ओर। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिएगा, जो हमारे पुरातत्वविद हैं उनको कुछ प्रायस्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बुरजाहोम, जो वर्तमान में कश्मीर में है। ये जो बुरजाहोम के जो आरंभिक लोग थे, ये गड्ढा करके ज़मीन में गड्ढा खोद के ये उस गड्ढे के नीचे घर बनाया करते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। और इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ हुआ करती थी। जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्होंने ऐसा माना है कि जो यहाँ के लोग थे ठंड से बचने के लिए या ठंड के मौसम में सुरक्षित होने के लिए जो थे गर्तवास बनाया करते थे। मतलब ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदकर घर बनाया करते होंगे। जो हमारे पुरातत्वविद हैं इन्हें और अंदर भी घर के अंदर और आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं, और घर के बाहर भी इन्हें आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब यह है कि इन्हें जो घर के बाहर और अंदर आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ के जो आरंभिक लोग थे मौसम के अनुसार या तो घर के बाहर खाना पकाया करते होंगे या घर के अंदर खाना पकाया करते होंगे। क्योंकि हमारा जो कश्मीर है वो बहुत ही ठंडा स्थान है, इसलिए वहाँ के जो आरंभिक लोग थे उन्होंने बुरजाहोम में मतलब जो ये गड्ढा कर ज़मीन में उसके नीचे घर बनाकर रहना शुरू कर दिया था। आइए नेक्स्ट पैरा पर चलते हैं। देखिएगा, जो हमारे आरंभिक लोगों के जो आरंभिक मानव के जो पुरास्थल हैं वहाँ पर हमें पत्थरों के औजार भी मिले हैं। बहुत से हमें पत्थरों के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो आज भी बचे हुए हैं। और ये जो हमें पत्थर के औजार मिले हैं वो हमें मिले हैं पूरा पाषाण युग के उपकरण हैं, इनसे भिन्न मिले हैं। जो हमें पत्थर के औजार मिले हैं इसलिए हम इन्हें नवपाषाण युग का मानते हैं। जो हमें बहुत सारी जगहों पर औजार मिले हैं हमें पूरा पाषाण युग से भिन्न के हैं, इसलिए हम इन्हें नवपाषाण युग के मानते हैं। इनमें से जो औजार हैं वो आज भी, और इनकी जो हमारे नवपाषाण युग के औजार हुआ करते थे, इनकी धार अधिक पैनी करने के लिए हम पॉलिश चढ़ाई जाती थी। इन पत्थरों पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। पॉलिश क्यों चढ़ाई जाती थी?
कि जो हमारे ये जो औजार हुआ करते पत्थर के, पूरा पाषाण स्थल में ज़्यादा पैने नहीं हुआ करते थे। जो आरंभिक मानव था उसने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्हें बना लिया था, लेकिन अब जो था वो विकास होने लग गया था। हमारी जो आरंभिक मानव था उसने अलग अलग चीज़ों को खोजना शुरू कर दिया था, इसलिए उसने पॉलिश चढ़ाकर इन्हें नुकीला और पैना करना भी शुरू कर दिया था। और इसीलिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी ताकि वो पैने और तेज हो सके, जिससे जो शिकार था वो आसानी से किया जा सके। तो जो और हमारे ओखली और मूसल का भी प्रयोग किया जाता था। अनाज तथा वनस्पति और बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी जिन्हें पीसने के लिए हमारे ओखली और मूसल का भी प्रयोग किया जाता था। देखिए, हम अनाज को क्यों पीसते थे? अनाज से आटा बनाने के लिए भी आरंभिक मानव अनाज को पीसा करता होगा, और इसीलिए उसे ओखली और मूसल का प्रयोग करना पड़ता होगा, जिससे वो बहुत सारी चीज़ें अपने अनाज वनस्पति आदि पीसा करता होगा। जो कि आज हम हज़ार साल भी ओखली और मूसल का प्रयोग अपने घरों में होते हुए भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते हैं वो अपने जो पीसने की चीज़ें हुआ करती हैं, बहुत सारी मेडिटेशन या औषधि हो गई, वो मूसल आदि से ही कूट कर वो पीसा करते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, जिसकी मूसल का प्रयोग हम अनाज पीसने के लिए भी करते हैं। तो इसी तरह जो हमारे प्रस्तुत युगीन जो औजार हुआ करते हैं, मतलब प्राचीन जो औजार हुआ करते थे, उनका निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। और कुछ जो हमारे औजार थे वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो नव पाषाण युग के पुरास्थल में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जिनमें से कुछ आज भी हमारे संग्रहित कर रखे गए हैं। देखिए, जैसे कि आपको पत्थरों के औजार दिख रहे हैं, ये काफ़ी नुकीले और तेज हैं। इस पर तो ऐसा लगता है कि सही तरीके से पॉलिश भी की गई है। देखिएगा, जैसे कि हमने पिछला अध्याय पढ़ा था और उसमें हमने बहुत सारे पत्थर के औजार देखे थे, और ये औजार जो हैं उन औजार से बहुत ज़्यादा भिन्न थे, क्योंकि वो जो औजार थे और आरंभिक मानव था, जब मानव ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें बनाना शुरू किया था। अभी उसे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं हुआ था औजार बनाने के बारे में, उसने बनाना शुरू किया था। यहाँ पर हमने औजार बनाना सीख लिया था और हम उन पर पॉलिश कर उन्हें पैना और नुकीला भी बनाना शुरू कर दिया था, जो हमारा आदि मानव था, मतलब आरंभिक मानव था। आइए तो चलते हैं नेक्स्ट अपने आगे देखते हैं टॉपिक को। और जो कि हमें नवपाषाण युग के पुरास्थल से जो कई प्रकार की मिट्टियों के बर्तन मिले हैं, इन पर अलंकरण मतलब चित्र भी बनाए जाते थे, जैसे कि कुछ लिखा जाता था, चित्र आदि भी बनाए जाने लगे थे। और हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बर्तन का उपयोग किसी चीज़ों को रखने के लिए या के लिए किया गया होगा, जैसे कि हमारे अनाज को संग्रहित करने के लिए भी हमारा बर्तन का प्रयोग किया गया होगा। जो जानवर का शिकार कर जो मांस हासिल होता है उसे भी संग्रहित करने के लिए हमारे बर्तन आदि का प्रयोग किया गया होगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनके लिए हमारे जो बर्तन हैं उनका प्रयोग किया गया होगा। और जो हमारा आरंभिक मानव था उसने धीरे धीरे बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगा होगा, जैसे कि चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज, जो कि अब आहार का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे, मतलब बन गए थे। और इसके साथ साथ जो नवपाषाण युग के जो मानव थे उन्होंने कपड़े बुनने भी सीख लिए थे, और ये लोग कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने लगे थे जिससे अपने कपड़े बुन सकें। ये कपास के पौधे क्यों उगाते थे? ताकि इनके जो कपड़े की ज़रूरत है इनकी पूरी हो सके, जिससे अपने कपड़े बुन सकें। और बहुत सारी चीज़ें जो आरंभिक मानव ने करनी शुरू कर दी थी। आइए हम आगे पढ़ेंगे। देखिएगा, जैसे कि हम पीछे पढ़ते हुए हैं, उन सभी को देखकर ऐसा लगता है कि इस सभी जगह एक साथ ही ऐसे बदलाव आने लगे होंगे, पर ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगह हमारे जो स्त्री पुरुष थे वो शिकार किया करते थे, या भोजन संग्रह किया करते थे, या फसल उगाया करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन या खाक संग्रह करना सीखा होगा या अपना लिया होगा। देखिएगा कि कहीं भी एक साथ ऐसे बदलाव नहीं आए थे। कहीं स्त्री पुरुष ने शिकार करना सीख लिया था और खाक संग्रह करना सीख लिया था। बहुत सारे जैसे उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने भी सीख लिए थे। वहीं कुछ लोगों ने हजारों साल बाद ऐसी विधि को अपनाया था
कहीं भी एक साथ ऐसे बदलाव नहीं आए थे। और उन बहुत सी जगह जो लोग थे वो मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाई जाती होगी। जैसे कि हमारे कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पर लोग बुर्जों में जो जगह है वहाँ पर गर्तवास में रहा करते थे। बहुत सारी चीज़ जो अलग अलग जलवायु पर भी डिपेंड किया करती थी। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, अन्य रीति रिवाज। तो आइए पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में। आइए तो पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। जैसे इस टॉपिक का नाम है रीति रिवाज, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि हमारे जो आज कंट्री है उसमें हर जगह अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। ये किसी और जगह के कुछ और रीति रिवाज हुआ करते हैं, कुछ और जगह के कुछ और रीति रिवाज हुआ करते हैं। तो जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्होंने जो आरंभिक मानव था इसके बारे में, इसके रीति रिवाज क्या होते हैं, क्या हुआ करते थे, इसके बारे में बहुत स्पष्ट कुछ भी उन्हें कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लगा या कुछ भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिले जिससे ये पता चलाया जा सके कि उनके रीति रिवाज क्या हुआ करते थे। पर कुछ विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया, ऐसे किसानों पर स्टडी की जिनमें से प्राय कृषक किसान और पशुपालक समूह के में रहते हैं, जिन्हें हम जनजाति कहते हैं। जनजाति लोगों पर अध्ययन किया और विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाज अपनाते हैं जो हजारों साल से प्रचलित थे, संभवतः बहुत पहले से प्रचलित हुआ करते होंगे। तो आइए जानते हैं कि जनजाति क्या होती हैं। इसमें हमें वर्ड आया था कि जनजाति। तो हम अपने जो दूसरा टॉपिक है जनजाति, उसकी तरफ चलते हैं। आइए जानते हैं कि जनजाति क्या होती हैं। देखिएगा, ये जो हमारी जनजाति का जो निर्माण करते हैं वो परिवार के जो समूह होते हैं वो मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जैसे उस समुदाय के लोग हो गए, जैसे हम मान लीजिए कि कृषक और पशुपालक समुदाय है, उस समुदाय के जो लोग होंगे, उसके परिवार होंगे, उस समुदाय के परिवार, उस परिवार के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। और जो हमारी जनजाति होती हैं ये लोग छोटी छोटी बस्ती में रहते हैं और इनके जो ज़्यादातर परिवार होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से इनका रिश्ता हुआ करता है और बहुत सारी चीज़ें। आइए हम पढ़ते हैं। देखिएगा, जो हमारी जनजाति जो सदस्य होते हैं वो शिकार करते हैं, भोजन का संग्रह करते हैं, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ना जैसे ये जो जंगल या जानवर पर जो निर्भीत है, जानवरों पर निर्भर पेशे अपनाते हैं। और जो यहाँ की महिला हुआ करती हैं, जनजाति के परिवारों की, जनजाति के यहाँ की जनजाति जो समुदाय है उनकी, ये महिला खेती का सारा काम संभालती हैं। और जैसे कि खेती का काम हो गया ज़मीन को तैयार करना, ज़मीन खोदना और बीजों को तैयार करना, बीज बोना, पौधों की देखभाल करना और फसल का कटाई करना। और जो हमारे बच्चे होते हैं जनजाति समुदायों के, वो पौधों की देखभाल करते हैं और पौधों को नुकसान ना हो कीट से या कोई जानवर ने ना खा ले, या जो पक्षी और चिड़िया हुआ करती हैं ये दाना चुग कर ना भाग जाएं, ये इन सबको दूर भगाते हैं और ये जो छोटे छोटे पौधे हैं इनकी देखभाल किया करते हैं। और जो महिला होती हैं वो फसल दाप कर अन्य अनाजों को कूटती हैं, पीसती हैं। और जो पुरुष हुआ करते हैं जनजाति समुदाय के, ये बड़े बड़े झुंडों को जानवर के बड़े बड़े झुंडों को ले जाकर चराते हैं। और जबकि जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे झुंडों को भी चराते हैं और ये जानवर की सफाई करते हैं, उनका दूध निकालने का काम और बहुत सारे काम जो जानवर के हुआ करते हैं ये स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। और इसी तरह बर्तन भी बनाते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर बर्तन बनाते हैं, टोकरी बुनते हैं, औजार बनाना, झोपड़ी आदि भी ये जो काम होते हैं मिलकर साथ साथ करते हैं स्त्री पुरुष। और इनका जो एक ज़िंदगी का अहम हिस्सा होता है वो होता है गाना, नाचना, घर की सजावट। इनकी जो घर की सजावट, गाना, नाचना इनकी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा होता है। आइए हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जैसे कि जो हमारी जनजाति समुदाय होता है इसका एक नेता या सरदार होता है, और वो जो सरदार होता है वो अनुभवी व्यक्ति हो सकता है
या कोई नौजवान योद्धा भी हो सकता है, या फिर पुरोहित भी हो सकता है। और इनमें से किसी को एक जो हमारा कह सकते हैं कि नेता मान लिया जाता है, सरदार मान लिया जाता है हमारा जनजाति जो समुदाय होते हैं इनका। और यही नहीं कि यहाँ पर महिलाओं को भी स्थान दिया जाता है। जो हमारा जनजाति समुदाय होता है, जनजाति समाज होता है, इसकी जो सांस्कृतिक जो परंपराएं होती हैं बहुत ही समृद्ध होती हैं। इन लोगों की अपनी एक भाषा हुआ करती है, संगीत हुआ करते हैं, कहानी, चित्रकारी भी इनकी अलग हुआ करती है। अपने एक अलग देवी देवताओं को मानते हैं, इनका अलग देवी देवता हुआ करता है। ये जो हमारे जनजाति समुदाय है या जनजाति समाज है, इनकी संस्कृति बहुत ज़्यादा समृद्ध होती है। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये जो हमारा जनजाति समुदाय है, यहाँ पर ज़मीन, जंगल, घास, मैदान तथा पानी पूरी कुनबे की संपत्ति हुआ करता है। मतलब कि पूरे जनजाति समुदाय की संपत्ति हुआ करता है। इसका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। और यहाँ पर कोई गरीब या अमीर, अछूत या कोई ऊंचा या नीचे समाज, इनमें कोई खास उसमें अंतर नहीं होता। यहाँ पर गरीब और अमीर के बीच में भी कोई खास अंतर नहीं होता। इसलिए जो हमारा जनजाति समाज है वो अन्य समाजों से अलग होता है। और इन समाज के बारे में जैसे कि आगे भी पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, सूक्ष्म निरीक्षण, जिसका पॉइंट दे रखा है क्या, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। गाइस, ये जो हमारा बेलन दर्रा है, ये हमारा ईरान जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा स्थान, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है। और इस जो बेलन दर्रा है, इसके पास एक हरा भरा एक समतल स्थान है। और मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ, और मेहरगढ़ कीरथपुर और सुलेमान पहाड़ी वाले स्थान है, जैसे कि हम अध्याय 1 में भी पढ़ चुके हैं, जहाँ के स्त्री पुरुषों ने एक साथ गेहूँ उपजाना, खाक संग्राहक, भेड़ बकरी पालना, शिकार करना आदि एक क्या करते थे। जहाँ हमारा मेहरगढ़ है जो रास्ता बेलन दर्रा रास्ता है, जो ईरान को जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है, वो बेलन दर्रा रास्ता है। और उसके पास एक हरा भरा समतल स्थान है जिसे हम मेहरगढ़ कहते हैं। और वहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ आदि चीज़ें उगाई थी। तो ये आगे चलते हैं। जैसे जो हमारा मेहरगढ़ है, यहाँ पर जो पुरातत्वविद थे, इन्होंने बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ मिली, बहुत ही अलग अलग जानवरों की, विभिन्न जानवरों की इन्हें हड्डियाँ मिली, जैसे कि हिरण हो गया और भेड़ आदि की, बकरी आदि की इन्हें हड्डियाँ मिली। तो इन्हें जो पहले स्तर पर जो हड्डियाँ मिली थी, इन्हें हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी मिली थी। और उसके बाद के स्तरों में इन्हें भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली, और उसके बाद मवेशी की। तो ये जो हमें हड्डियाँ मिली पुरातत्वविद को, जो इन्होंने खुदाई की, खोज की, इससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे, जो मेहरगढ़ के लोग थे, लोग मवेशी थे। ये लोग जानवरों को पाला करते थे, मतलब यहाँ के लोग पशुपालक थे। आइए आगे चलते हैं। और जैसे कि हमने पढ़ा कि मेहरगढ़ के जो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के जो लोग थे, वो जो हमारे ये खाक संग्राहक लोग थे। तो इनके यहाँ की जो लोग हैं, इनके यहाँ के जो घर हैं, उनके जो अवशेष मिले हैं, ये चकोर या आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। और प्रत्येक जो हमारा हर एक घर में 4 से या उससे ज़्यादा कमरे मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वे खाक संग्राहक थे, मतलब भंडारण का काम करते आए होंगे। तो हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सो गाइस, हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। जो हमने पिछले पेज पर पढ़ा स्तर, उसके बारे में जान लेते हैं, पहले और बाद के स्तर। तो आइए जानते हैं इन स्तरों के बारे में। देखिएगा, ये जो हमारे पुरातत्वविद हैं, ये किसी जगह की खुदाई करते हैं, तो उन्हें ये कैसे पता चलता है कि ये पहला स्तर है या ये दूसरा स्तर है, ये चौथा स्तर है। आइए हम इस जो यहाँ पर चित्र दे रखा है, इसकी मदद से समझते हैं कि पहला स्तर क्या होता है, दूसरा स्तर क्या होता है। आइए हम समझते हैं। देखिएगा गाइस, जैसे कि आपका एक घर है, मान लीजिए आपका पुराना घर है, जिसको आप दोबारा से बनाना चाहते हैं, या आपका
घर हो गया, ये आपने यहाँ पर बिल्डिंग खड़ी कर रखी है, ये आपको दोबारा बनाना चाहते हैं। तो गाइस जैसे कि आप इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पर जो मिट्टी होगी आप इसी के ऊपर अपना घर बना लेंगे। तो ये आपका जो मिट्टी या आपका जो इसमें जो आपका मान लीजिए कि आपका वेस्टेज हो गया इस घर का, वो आप इसे ही बनाकर इसे ऊंचा कर लेंगे। जैसे कि हम भराव बोलते हैं, कोई भी घर बनाता है हम भराव कर लेते हैं, तो इसी तरह आप भराव कर लेंगे और उसके ऊपर अपना घर बना लेंगे। आपने ये घर हटा दिया और जिसका जिसका ये जो मलबा था इसका सारा यहाँ पर डाल दिया गया और इसके ऊपर ही घर बना दिया गया। ये जो आपका वेस्टेज निकला इस घर से, इस सबको जो दबाया गया और इसके ऊपर आपने जो घर बनाया, और इसी तरह आप दूसरा घर बनाएंगे उसे भी इसी तरह कुछ ना कुछ आपका रह जाएगा। तो इसी को स्तर बोलते हैं। जो सबसे पहला स्तर होता है आपका सबसे पहला स्तर था। आइए थोड़ा सा इसमें भी इस डायग्राम की मदद से भी जान लेते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले लोगों ने रहना शुरू किया, यहाँ पर घर बनाया इस वाले स्तर पर, जिसे 4 आपको दिख भी रहा है। इस स्तर पर सबसे पहले घर बनाया और यहाँ पर लोग रहने लगे। संभवतः वो घर बेकार हो गया होगा या टूट गया होगा, तो वहाँ पर उन्होंने तोड़कर दोबारा घर बना लिया होगा। और जैसे आपका टूटा फूटा सामान, ईंट कंकड़ पत्थर आदि यहीं पर दबा दिए होंगे, उसमें कुछ अवशेष या कुछ सामान भी नीचे दब गया होगा। तो अब जो हमारा आरंभिक मानव था उसने यहाँ पर घर बना लिया। तो ये जो हमारा यहाँ पर उसने दोबारा घर बना लिया। तो यहाँ पर इसने तो इस तरह बस्तियों का, गाँवों का आदि का जो था वो भराव होने लगा और भूमि ऊपर उठने लगी। जो हमारा आरंभिक मानव ने सबसे पहले जिस स्तर पर रहा, जिस भूमि पर रहा, उसे प्रथम स्तर माना जाता है। मतलब कि सबसे लास्ट का स्तर माना जाता है और इसी स्तर को सबसे प्राचीन स्तर भी माना जाता है। और इसी तरह जो हमारी ज़मीन थी जिसके ऊपर घर बनते गए और स्तर ऊपर होते चले गए, मतलब भराव होता चला गया। और इसी तरह धीरे धीरे जो हमारी बस्तियाँ, गांव आदि ऊंचे ऊपर उठने लगे और एक टीले के रूप में हो गए। अब जब उन टीलों की खुदाई होती है तो उनके जो सबसे निचला स्तर है उसे सबसे पुराना माना जाता है और उसके बाद के स्तरों को अलग युगों का माना जाता है, मतलब पहले ही युगों का माना जाता है। सबसे ऊपर वाले स्तर को उसी युग का माना जाएगा और सबसे नीचे वाले स्तर को बहुत ही पुराने। इस तरह जो स्तर बदलते जाते हैं इसी तरह हमें इनके कितने पुराने हैं इसी तरह के मान लेते हैं कि कौन सा स्तर कितना पुराना है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम अपने आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। शुरू करते हैं अपना टॉपिक दोबारा से। देखिएगा गाइस, जैसे कि हमारे किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसके लिए हम उसका अंतिम क्रिया करने के लिए हम उसका दफनाते हैं, जलाते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारा आरंभिक मानव था वह उसके जो आदमी था उसके प्रति सम्मान इकट्ठा प्रतीत करने के लिए जो था वो किसी चीज़ को रख दिया करता था, किसी वस्तु को उसकी कब्र में रख दिया करता था। जैसे कि वो मृतक के साथ, मृतक जो जिसकी डेथ हुई है उसके साथ एक बकरी को दफना दिया करता था और या किसी अन्य वस्तु को जो उसे प्यारी होती थी। ऐसा क्यों करता था? ऐसे इसलिए करता था क्योंकि जो हमारा आरंभिक मानव था उसे ऐसी आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्र में मृतक के लिए कुछ सामान रखता था या उसके पालतू जानवर को या कुत्ते को या उसके बकरी को जिसे वो खाने के लिए प्रयोग कर सके आदि चीज़ों को वो दफनाया करता था, क्योंकि उसकी आस्था थी कि वो मरने के बाद भी जीवन होता है। जैसे कि आपको ये चित्र दिख रहा है, ये जो आदमी का एक कंकाल है जो कि आपको दिख रहा है, और इसके साथ ये बकरी आदि चीज़ों के कंकाल हैं ये जो दफनाए गए हैं। इससे पता चलता है कि जो हमारा आरंभिक मानव था उसे पुनर्जन्म मतलब मरने के बाद भी जीवन की आस्था थी। जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं, मेहरगढ़ के एक घर के अवशेष का चित्र है। जैसे कि आपको दिख रहे हैं कि जो कि मेहरगढ़ के जो आदमी हुआ करते थे वो भंडार का कार्य किया करते थे। उनके जो कमरे हुआ करते थे वो आयताकार हुआ करते थे, जिसमें कम से कम चार कमरे हुआ करते थे। जो उनके घर हुआ करते थे वो आयताकार हुआ करते थे, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। आइए हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, अपनी सेकंड लास्ट टॉपिक की तरफ।
जिसका नाम है दाओजली हेंडिंग। आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। दाओजली हेंडिंग, ये दाओजली हेंडिंग है, ये एक पुरास्थल है। ये जो पुरास्थल है चीन और म्यांमार को जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर है। जो हमारा दाओजली हेंडिंग जो है ये पुरास्थल, ये चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में एक ब्रह्मपुत्र घाटी की घाटी पर एक पहाड़ी पर है। घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ जो है यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थर के उपकरण मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ का जो आरंभिक मानव था उसने अनाज जो था वो उपजाना शुरू कर दिया था। और साथ ही यहाँ पर जेडाइट पत्थर भी मिला है। ये पत्थर संभवतः चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल पर काष्ठशम मतलब अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई हो, ऐसी लकड़ी, बहुत पुरानी लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन जाए, ऐसी चीज के औजार और बर्तन भी मिले हैं। मतलब ऐसी लकड़ी के पत्थर और औजार मिले हैं जो बहुत ही प्राचीन होकर पत्थर बन जाए। देखिए जो हमारे दाओजली हेंडिंग के जो लोग थे, जो आरंभिक मानव था, यहाँ पर जो थे खरल और मूसल जैसे उपकरण जिनसे पता चलता है कि यहाँ पर अनाज उगाता था। ये जो हमारा दाओजली हेंडिंग का आरंभिक मानव हुआ करता था। और यहाँ पर कष्टशम नाम की एक प्राचीन जो लकड़ी हुआ करती है जो पत्थर की तरह कठोर बन जाती है, के औजार भी मिले हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, अन्यत्र, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। देखिएगा ये एक स्थान है, एक पुरास्थल है जो नवपाषाण युग का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, जिसका नाम है चाताल ह्युक, जो कि तुर्की में है। ये ऐसे स्थान है जहाँ पर बहुत दूर दूर से जो पुराना या अतीत था उसमें जो चीज़ें लाई जाती थी वो बहुत दूर दूर से लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जो कि चीज़ें बहुत दूर दूर से लाई जाती, जैसे कि सीरिया से चमक पत्थर लाया जाता था, या लाल सागर से कोड़िया, तथा भूमध्य सागर की सिपियाँ। और उस टाइम पर जो हमारे कोई पहिए वाला साधन नहीं था, ना ही कोई वाहन विकसित हुआ था। जो लोग थे या तो खुद अपना सामान लाते जानवरों की पीठ पर। जानवर कौन हुआ करते थे? जो लोग जो पालतू हुआ करते थे, जिन्हें लोग पालते थे, जो आरंभिक मानव जिन जानवरों को पाला करता था, उनकी पीठ पर सामान लाद कर ले जाया करता था। जो कोड़ी और सीपियों का जो प्रयोग किया करता था, ये आभूषण या किसी और चीज में भी प्रयोग किया करता होगा। सो गाइज यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। सो गाइज हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं उन्हें लगा लेते हैं, जिनसे हमें पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी हमने कितनी की थी, हमने कितना पढ़ा इस चैप्टर को। आइए तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। सो गाइज तो शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू। तो हमारे एमसीक्यू में पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जानवर को जो हमारा आरंभिक मानव था उसने पालतू बनाया गया, या निम्नलिखित में किस जानवर को पालतू बनाया गया था सबसे पहले। आइए देखते हैं। हमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो कुत्ता, दूसरा दे रखा है ऑप्शन बी है गाय, और ऑप्शन सी बकरी, या ऑप्शन डी भेड़। जो हमारा आरंभिक मानव था उसने जो सबसे पहले जो पालतू बनाया था किसी जंगली जानवर, कुत्ते को, डॉग को, जंगली जानवर जो था डॉग, उसे पालतू बनाया था हमारे जो आरंभिक मानव था। तो हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन ए है। तो हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पृथ्वी को शुरुआती कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं? तो आइए देखते हैं। तो गाइस देखते हैं, पहला जो हमारा दे रखा है इसमें, यह है पय्यमपल्ली, दूसरा हल्लूर, तीसरा है महागढ़, और जो हमारा चौथा है गुफ्रकाल, और पांचवा हमारा बुर्जहोम है। तो देखते हैं नीचे क्या दे रखा है। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर होगा। जो हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है वो केवल 1 और 2 दे रखा है।
और जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है उसमें जो हमारे दे रखे हैं क्या पय्यमपल्ली में मिले थे या हुल्लोर में या हमारे गुफरौल में। जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है उसमें गुफरौल या बुर्जहोम में। और जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है वो सभी में। जो हमारे शुरुआती पशुपालक और कृषक के जो साक्ष्य मिले थे वो इन सभी जगह मिले थे। कहाँ कहाँ? पय्यम पय्यमपल्ली, हुल्लूर, महागढ़, गुफरकौल और बुर्जहोम। यहाँ सभी जगह जो हमारे पुरातत्वविद को कृषक और पशुपालक होने के यहाँ सभी जगह साक्ष्य मिले थे। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमें जो क्वेश्चन दे रखा है ये देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। ये हमारी सूची दे रखी है, हमें सही सम्मिलित करने हैं इस सूची में, सूची 1 से और सूची 2 में। जो हमें सूची 1 में दे रखे हैं वो पुरास्थल हैं और सूची 2 में जो दे रखे हैं वो अवस्थित, मतलब जो इस वक्त हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो जो हमारा मेहरगढ़ था, मेहरगढ़ कौन सा था? जहाँ किरथर और सुलेमान पहाड़ी थी, जहाँ के सबसे पहले के जो आरंभिक लोग थे वो कृषक थे, पशुपालक थे और खाक संग्राहक भी करते थे। और उन लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल उगाई थी। तो ये हमारा जो मेहरगढ़ है ये कहाँ पड़ता था? उत्तर प्रदेश में पड़ता था, कश्मीर में, पाकिस्तान में या बिहार में। जो हमारे मेहरगढ़ है ये जो अब पड़ता है, जो आधुनिक, ये जो हमारा मेहरगढ़ ये आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये हमारा ए जो है वो 3 से सम्मिलित होगा। और जो हमारा बी है कोल्डी हवो, ये जो हमारा कोल्डी हवो है ये इस टाइम कहाँ है? ये कौन सी स्थिति में, मतलब इस टाइम जो आधुनिक चीज प्रदेश बन चुके हैं, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, बिहार, इनमें से किस में है? जो हमारा कोल्डी हवा है वो उत्तर प्रदेश में है या कश्मीर में है या बिहार में है? जो हमारा कोल्डी हवा है ये उत्तर प्रदेश में है। और जो हमारा चिरांद है ये कहाँ है? ये जो हमारा चिरांद है ये हमारा कश्मीर में स्थित है या बिहार में? ये जो हमारी चिरांद है ये इस वक्त बिहार में स्थित है और गुफरौल कश्मीर में स्थित है। देखिए हमने सही सम्मिलित कर लिए हैं। आइए अपने कोटों की तरफ चलते हैं। जो हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है, क्या जो ए है, जो सूची ए में दे रखा है वो 2 से सम्मिलित है? बी, जो सूची बी में जो दे रखा है वो 3, सूची 2 के 3 से सम्मिलित है? या जो सूची ए में जो सी दे रखा है वो 1 से सम्मिलित है? और जो हमारा सूची 1 में जो दे रखा है डी वो सूची 2 के 4 से सम्मिलित है? और जो हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है वो दे रखा है कि हमारा जो सूची ए में जो ए दे रखा है वो 3 से सम्मिलित है? या जो हमारा सूची ए में सूची 1 में जो हमारा बी दे रखा है वो 1 से सम्मिलित है? और जो हमारा सूची 1 में सी दे रखा है वो 4 से सम्मिलित है? सूची ए में जो दे रखा है वो सूची ए में जो हमारा डी दे रखा है वो सूची 2 के 2 से सम्मिलित है? और ऑप्शन सी में हमारा जो सूची ए का जो ए एक का जो ए है वो 2 से सम्मिलित है? या सूची एक का जो हमारा बी है वो सूची 2 के 4 से सम्मिलित है? जो हमारा सूची 1 का सी है वो सूची 2 के 3 से सम्मिलित है? ये जो हमारा सूची 1 में दे रखा है डी ये सूची 2 के 1 से सम्मिलित है? या हमारा डी जो ऑप्शन दे रखा है ये ए जो है ये 1 से सम्मिलित है? या बी जो है वो 2 से सम्मिलित है और सी 3 से सम्मिलित है? या डी 4 से सम्मिलित है? देखिए जो हमने ए को लगाया है मेहरगढ़, मेहरगढ़ हमारा पाकिस्तान से सम्मिलित है। तो यहाँ पर ए जो हमारा 3 से सम्मिलित है तो ए किस पर आ रहा है? ए हमारा 3 पर आ रहा है। और जो बी है, बी हमने कोल्डी हाउस जो लगाया है उत्तर प्रदेश में, तो बी हमारा 1 पर सम्मिलित है। तो बी में एक कौन सा है? तो हमारा एक इस पर भी है। और हमारा सी जो हमने चिरान लगाया है वो 4 में। सी में कौन सा 4 में? सी में एक ही ऑप्शन 4 में है। और जो हमारा डी है ये गुफरक्रॉल जो कश्मीर में है, ये डी का जो हमने डी लगाया वो 2 से लगाया है। तो डी में 2 किस पे सम्मिलित है? ये इस पर है। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आइए अपने आंसर के बारे में थोड़ा सा और व्याख्या कर लेते हैं। उत्तर जो हमारा ऑप्शन बी है। तो व्याख्या करते हैं। जो मेहरगढ़ के पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जहाँ पर गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं।
और पुरातत्वविद ने यहाँ पर बहुत प्रकार के जानवरों के भी अवशेष मिले हैं, जिनमें हिरण और बहुत सारे जानवर की हड्डियां भी सबसे निचले प्रस्तर पर मिली हैं। जैसे कि हमने अभी स्तरों को पढ़ा था पीछे चैप्टर में ही। उसके बाद के स्तरों से भेड़ों की, बकरी की तथा ऊपर ज्यादातर मवेशियों की हड्डियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग मवेशी मवेशी पालने लगे थे। मतलब यहाँ के लोग तो थे वो जानवरों को, पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। और जो हमारा कोल्डी हवा है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में अवस्थित है। यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। और जो हमारा चिरांद है वो बिहार राज्य में अवस्थित है। और यहीं से गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के अवशेष भी मिले हैं। और जो हमारा गुफरोल है वो आज के जो आधुनिक कश्मीर है उसमें स्थित है। यहाँ पर गेहूं, दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखते हैं, महागढ़ के सामने जो दे रखा है वो उत्तर प्रदेश है, और बुर्जहोम के सामने कश्मीर है, हल्लूर के सामने आंध्र प्रदेश है, और पल्ली के सामने जो हमारा तेलंगाना है। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। उपयुक्त पुरास्थलों में से कौन से युग्म सही सम्मिलित नहीं है। देखते हैं कि कौन से जो हमारा उपयुक्त जो हमने ये दे रखे हैं क्वेश्चन में, इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। आइए देखते हैं। तो गाइस देखते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। जो हमारा ऑप्शन ए है, केवल 1 और 2 सही गलत है। मतलब ये महागढ़ और उत्तर प्रदेश और गुजराम और कश्मीर ये दोनों गलत हैं। और ये जो हमारा हल्लूर आंध्र प्रदेश में है और पय्यमपल्ली तेलंगाना में, ये दोनों सही हैं। या जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है, इसमें दे रखा है हमें कि केवल 2 और 3 गलत हैं। कौन कौन से, बुर्जहोम जो कश्मीर में है, या 3 जो हल्लूर आंध्र प्रदेश में, ये दोनों गलत हैं। या जो हमें ऑप्शन सी दे रखा है, केवल 3 और 4, मतलब हल्लूर जो आंध्र प्रदेश में है, पय्यमपल्ली जो तेलंगाना में है, ये दोनों गलत हैं। डी में दे रखा है केवल 4, जो हमारा पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, वो गलत है। आइए देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा, कौन से जो 2 युग्म है वो गलत होंगे, कौन सा युग्म गलत होगा। आइए देखते हैं। जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही आंसर होगा, देखिएगा। तो गाइस जो हमारे 3 और 4, हल्लूर आंध्र प्रदेश और पय्यमपल्ली तेलंगाना, ये दोनों गलत हैं। जो हमारा महागढ़ा है वो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, और बुर्जहोम भी कश्मीर में, जहाँ पर गर्तवास आदि के भी अवशेष मिले हैं। तो ये अपने क्वेश्चन की, जो हमें क्वेश्चन का आंसर मिला है उसकी थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। जो महागढ़ है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, और इस पुरास्थल से हमें चावल, मवेशी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और बुर्जहोम जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है, यहाँ पर दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी होने के साक्ष्य मिले हैं। हल्लूर जो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है, ये जो हमारा हल्लूर दे रखे आंध्र प्रदेश में नहीं, कर्नाटक में अवस्थित है इस वक्त, इस टाइम। जो यहाँ से पुरातत्वविद को ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी आदि के साक्ष्य मिले हैं। और जो हमारा पय्यमपल्ली है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये हमारा पय्यमपल्ली तेलंगाना में नहीं है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ से काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, मवेशी आदि के अवशेष पाए गए हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। पुरातत्वविद को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी, पैरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा पहला कथन दे रखा है, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे। इन घरों को हम गर्तवास कहा जाता है या कहते हैं। यहाँ जो हमारी कश्मीर है, जिसमें बुर्जहोम एक जगह है जहाँ पर हमें ऐसे अवशेष मिले हैं घरे को, जिनमें गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे घर बना लिया जाता था, और वहाँ पर सीढ़ियाँ हुआ करती थी उसमें नीचे उतरने के लिए। ऐसे लोग वहाँ की इसलिए करते हैं क्योंकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड हुआ करती थी, तो लोग ठंड से बचने के लिए ऐसा क्या करते थे। और वहाँ की जो झोपड़ी होती है उनमें आग के भी साक्ष्य मिले हैं। आइए देखते हैं अपना दूसरा संदर्भ।
यहाँ से झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। जी हाँ, ये आग बाहर और अंदर इस ऐसे जलाया करते थे जिस वक्त ठंड ज्यादा हुआ करती थी या मौसम के अनुसार ये अंदर या बाहर झोपड़ी के खाना बनाया करते होंगे। तो आइए देखिए कि कौन सा कथन सही है। हम देखते हैं जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है केवल एक, मतलब ये वाला, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे और इन्हें गर्तवास कहा जाता है। या ऑप्शन बी केवल दो, यहाँ से झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह के साक्ष्य मिले हैं। या ऑप्शन सी एक और दो दोनों, मतलब ये दोनों ही संदर्भ सही हैं। या डी के दोनों संदर्भ गलत हैं। देखिए ये दोनों जो हमारे संदर्भ है वो दोनों संदर्भ हमारे सही हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दे रखा है नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए देखते हैं जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, इस काल में पूरा पाषाण औजारों का प्रयोग निपुण बंद हो गया था। नहीं, जो हमारा पूरा पाषाण के जो औजार थे इस काल में उनका उपयोग पूरी तरह बंद नहीं हुआ था, उन्हें हमें सही कर कर उन्हें दोबारा बनाना, मतलब उन्हें सही तरीके से बनाना शुरू कर दिया था जो हमारा आरंभिक मानव था। ये दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं, इस काल के औजार की धार और अधिक पैनी करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई थी। जी हाँ, जैसे कि हमने चैप्टर में कुछ औजार के जो हथियार हैं उनके पॉलिश चढ़ाए हुए चित्र भी देखे हैं। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, इस युग में वनस्पति अन्य चीजों को पीसने के लिए ओखली और वह मूसल का प्रयोग होने लगा था। हाँ, ये जो कि आज आप अपने घरों में देख लेते जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो औषधि अपनी कुछ चीज पीसने के लिए भी मूसल और ओखली आदि का प्रयोग करते हैं। और जो हमारा ऑप्शन 4 है, इस युग में मिट्टी के बर्तन पर अलंकरण मतलब चित्रकारी कुछ लिखना या उन्हें सजाना शुरू हो गया था। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा आंसर कौन सा होगा। देखिए हमारे जो ऑप्शन सेकंड दूसरा है और ऑप्शन 3 और 4 ये हमारे सही है। जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है ये गलत है, क्योंकि पूरा पाषाण औजारों का प्रयोग पूर्ण बंद नहीं हुआ था, उन्हें हम नया कर बनाने लगे थे, उन पर पॉलिश चढ़ाई जाने लगी थी ताकि उन्हें पहना कर सकें, और इसी तरह हम उसमें थोड़ा सा बदलाव कर उन्हें अपनी उपयोग के उपयोग के लिए आसान बनाने लगे थे। आइए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, इसमें एक असर्शन दे रखा है और एक रीजन। जो हमारा असर्शन है वो रीजन का सही स्पष्टीकरण करता है, या असर्शन और रीजन दोनों सही और सही स्पष्टीकरण करता है, या जो हमारा असर्शन है और रीजन है दोनों सही है परंतु जो रीजन है वो असर्शन की सही स्पष्टीकरण नहीं करता। असर्शन सही है परंतु रीजन गलत है, असर्शन गलत है परंतु रीजन सही है। आइए देखते हैं कि कौन सा सही है। जो नवपाषाण काल के लोग थे वो कपड़ा बुनने लग गए थे। जी हाँ, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे नवपाषाण काल के जो आरंभिक मानव थे और जो नवपाषाण काल के लोग हुआ करते थे उन्होंने कपड़ा बुनना शुरू कर दिया था। तो आइए हम अपना रीजन देख लेते हैं। नवपाषाण काल में कपास उपजाने जाने लगा था। जी हाँ, जो हमारा नवपाषाण काल था उसमें कपास भी उपजाने जाया लगा था, मतलब उसे उगाया जाने लगा था। सो गाइज ये जो हमारा कपास था ये को क्यों उगाने लगा था, हमारा जो नवपाषाण काल का मानव था जो लोग थे वहाँ के, वो इसलिए उपजाने लगे थे क्योंकि उन्हें कपड़े की आवश्यकता होने लगी थी, और उन्होंने देखा था कि कपास से वो कपड़ा बना सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने कपास को उगाना शुरू कर दिया था। तो आइए देखते हैं जो हमारा असर्शन है ए तथा आर जो रीजन है दोनों सही है। जी हाँ, जो हमारे दो असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन और असर्शन का सही स्पष्टीकरण है। और हम जो बी ऑप्शन देखते हैं उसमें असर्शन तथा रीजन दोनों सही हैं, परंतु रीजन जो है एक असर्शन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। जो हमारा ऑप्शन सी है वो असर्शन सही है परंतु रीजन गलत है। जो हमारा ऑप्शन डी है असर्शन गलत है परंतु रीजन सही नहीं है। वो असर्शन गलत है परंतु रीजन सही है। तो ये देखते हैं जो हमारा असर्शन है वो तो हमारा सही है और रीजन भी हमारा सही है। जो हमारा असर्शन है वो रीजन है वो असर्शन की सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, क्योंकि कपास का जो उपयोग था वो लोग कपड़ा बनाने के लिए भी कर रहे थे। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जो हमारा क्वेश्चन 8 है उसमें दे रखा है मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट है। देखिएगा जो हमारा मेहरगढ़ है वो उस दर्रे के निकट है जहाँ पर ईरान से आने जाने वाला एक महत्वपूर्ण रास्ता भी है। तो ये देखते हैं वो कौन दर्रा कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है बेलन दर्रा, गोमल दर्रा, या खैबर दर्रा, या काका कोरम दर्रा, सॉरी कारा कोरम दर्रा। जो हमारा ऑप्शन ए वो सही है। ये देखिए बेलन दर्रा जो है वो हम ईरान जाने वाला एक महत्वपूर्ण रास्ता है जिसे हम बेलन दर्रा भी बोलते हैं, और बेलन दर्रा मेहरगढ़ के ही निकट है। आइए थोड़ा सा हम अपने आंसर की व्याख्या कर लेते हैं। जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही है। मेहरगढ़ किरथर पहाड़ी में स्थित बेलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। ये वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ईरान जाने के लिए बेलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ईरान जाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रांत है और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, और एक सुलेमान और किरथर पहाड़ी के भी निकट है। कहीं अपना क्वेश्चन 9 देख लेते हैं जो कि असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। जो हमारा असर्शन दे रखा है मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। जो हमारा आश्वासन है वो सही है कि मेहरगढ़ में के जो से प्राप्त साक्ष्य में जो मृतक हुआ करता था उसकी कब्र में उसके कुछ सामान भी रखा जाता था, क्योंकि उन लोगों को आशा थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। उन लोगों की ऐसी आस्था थी मेहरगढ़ के जो लोग थे। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। जी हाँ। तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा आंसर है। आंसर है ये असर्शन और रीजन दोनों सही है। जो रीजन है वो असर्शन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ये ऑप्शन बी जो हमारा असर्शन रीजन दोनों सही है, परंतु रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। जो ऑप्शन सी है ये सही है परंतु आर गलत है। जो हमारा डी है रीजन गलत है परंतु असर्शन सही है। देखिए जो हमारा असर्शन है और रीजन दोनों सही है, और जो हमारा रीजन है जो मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, और इसी वजह से वो मृतक के लिए कुछ सामान रखा करते थे। जैसे उसके लिए कुत्ता रख देते थे क्योंकि वो पालतू और वफादार मानते थे, और इसके अलावा बकरी भी उसके साथ दफना दिया करते थे मृतक के साथ कि वो उसे खा सके, खाने में इस्तेमाल कर सके। बर्तन आदि को भी दफना दिया जाता था ताकि उन्हें जब मृत्यु के बाद जीवन हो तो उनका इस्तेमाल कर सके। जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही है। ये असर्शन जो रीजन जो है असर्शन का सही स्पष्टीकरण है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त जो हमारा क्वेश्चन 10 है, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस जानवर के मृतक के साथ दफनाया गया था। हमने एक पिछले चित्र में ही देखा था कि एक मृतक को मेहरगढ़ में जो एक जानवर के साथ दफनाया गया था। आइए देखते हैं कि वो कौन सा जानवर था अपने ऑप्शन में। ऑप्शन ए जो दे रखा है हमें बकरी, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी मुर्गा, सॉरी मुर्गी। तो ये देखते हैं हमारा कौन सा आंसर होगा। देखिए जो हमें मेहरगढ़ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उस साक्ष्य में हमें जो मृतक एक मृतक है उसकी कब्र से साक्ष्य प्राप्त हुए उसमें एक बकरी के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं कि जो मृतक के साथ है उसे बकरी को दफनाया गया था। जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही है, क्योंकि इन लोगों की जो आस्था होती थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, ऐसी इनकी आस्था हुआ करती थी। इसलिए ये जो मृतक के साथ उसके जो सामान जरूरी या कुछ चीज को दफना दिया करते थे जिसका वो जब उसका मृत्यु के बाद जीवन हो उनका इस्तेमाल कर सके। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। जो हमारे ये निम्नलिखित पुरास्थल दे रखे हैं मेहरगढ़, उल्लूर, गुफरक्रॉल, द ओजली हैंडिंग, इसमें से कौन से एक ब्रह्मपुत्र घाटी की पहाड़ी पर स्थित है। आइए देखते हैं। जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है मेहरगढ़, ऑप्शन बी हल्लूर, ऑप्शन सी गुफरक्रॉल, ऑप्शन डी द ओजली हैंडिंग। जो हमारा सही आंसर है वो है द ओजली हैंडिंग। देखिए द ओजली हैंडिंग में जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो कस्टम नामक एक लकड़ी के मिले हैं जो बहुत प्राचीन लकड़ी थी, जो बहुत पुरानी होने के कारण पत्थर की तरह बन गई थी। जो ये हमें दाओजली हिंडिंग है ये चीन और म्यांमार जाने वाले एक रास्ते पर ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर है। आइए देख लेते हैं अपने क्वेश्चन की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर डी जो हमारा सही आंसर है
दोजली हैंडिंग चीन और म्यांमार जाने वाले एक रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी के एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से काष्ठम के एक औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए। काष्ठम उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। और यहाँ से मूसल, खरल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। दोजली हैंडिंग से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। प्रत्युत को मानना है कि संभवतः यहाँ से यह पत्थर चीन से आया होगा। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12, चताल हाइक एक पुरास्थल है। इसके संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं। दो जो कथन है इन पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। पहले जो कथन है, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चताल हाइक तुर्की में स्थित है। जी हाँ, ये जो हमारा चताल युग वो तुर्की में स्थित है। जो हमारा डी दे रखा है, यहाँ से दूर दराज स्थानों से कई चीजें उपयोग में लाई जाती थी। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ, भूमध्य सागर की सिपियाँ। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? देखिएगा, हमारे जो नवपाषाण पुरास्थल है वो चतालहयुग तुर्की में स्थित है और यहाँ से बहुत सारी चीजें लाई जाती थी। और शिपियों और कोड़ियों का भी उपयोग आभूषण आदि में भी किया जाता था। तो देखिएगा कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं। जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है, केवल ए, जो हमारा संदर्भ एक है वो सही है। ऑप्शन बी जो दे रखा है केवल दो, जो हमारा संदर्भ दो है वो सही है। ऑप्शन सी जो दे रखा है कि दोनों ही संदर्भ सही है। ऑप्शन डी की कोई सा भी संदर्भ ठीक नहीं है, ना ही एक और ना ही दो। देखिए, जो हमारे संदर्भ है वो दोनों ही ठीक है। जो हमारे नवपाषाण का युग से जो प्रसिद्ध पुरास्थल है चतकाली की, जो कि तुर्की में, यहाँ से दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी उपयोग में। सीरिया से चकमक पत्थर और सब भूमध्य लाल सागर की कोड़ियाँ और भूमध्य सागर की सिपियाँ आदि। जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित पुरास्थल में चकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़, कोल्डी हवा, चिरांद या डी महागढ़? आइए देखते हैं। ये देखिएगा, ये जो आयतकार जो चकोर या आयतकार घरों के अवशेष क्यों मिले हैं? ये यहाँ के जो लोग हुआ करते थे, जहाँ ये मिले हैं उन पुरास्थलों पर, ये लोग अनाज का भंडारण करते थे, मतलब अनाज को स्टोर किया करते थे। तो इसलिए यहाँ पर आयतकार और चकोर घरों के अवशेष मिले हैं। जो हमें ये अवशेष मिले हैं ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। जो हमारा क्वेश्चन 13 है, इसका आंसर ए है। तो आइए देखते हैं अपने आंसर की व्याख्या। जो हमारा उत्तर ए है वो सही आंसर है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाने और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ से ही चकोर व आयतकारों के घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। जो यहाँ के जो मेहरगढ़ के जो निवासी थे, जो किरथक और सुलेमान पहाड़ी है, यहाँ पर जो है यहाँ पर सबसे पहले जो स्त्री पुरुष था उसने